वेलकम टू अवर चैनल नॉवेल्स बाय हुस्न कमल। अस्सलाम वालेकुम लिसनर, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जनाब मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ हुस्न कमल का नॉवल जुगनू की किस्त नंबर 22। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वो ऑफिस में दाखिल हुई तो मुकाबिल ने मुस्कुराते हुए उसका वेलकम किया। ज़रूरी बात करनी थी। नायाब ने उसकी जानिब आते हुए नॉर्मल अंदाज में कहा, श्योर आओ बैठो। उसके कहते ही नायाब उसके सामने वाली सीट पर बैठने लगी। जब वो तेज़ी से गोया हुआ, इधर नहीं इधर आओ। कैसर के कहते ही नायाब अचंभे से उसे देखने लगी, क्योंकि उसके बराबर में तो कोई सीट थी ही नहीं। फिर वो उसे कहाँ बैठने के लिए बुला रहा था, मगर इसके बावजूद भी वो उसकी जानिब बढ़ने लगी। जैसे ही उसकी बिल्कुल सामने पहुंची, मुकाबिल ने तेज़ी से उठकर उसके पेट के दोनों साइड पर अपने हाथ जमाकर उसे यूं हवा में उठा लिया जैसे उसमें कोई वजन ही ना हो। नायाब की आंखें हैरत से फैली। मुकाबिल ने उसे उठाकर टेबल पर बिठाया तो वो अजीब सी कैफियत का शिकार हुई। जबकि मुकाबिल उसे अपनी टेबल पर बिठाकर वापस अपनी चेयर पर आटिका, याद है जब मैं अपने कॉलेज का असाइनमेंट करता था तो तुम ऐसे ही टेबल पर चढ़कर बैठ जाया करती थी। मेरी शायद कोई बुक हो जिसमें तुम्हारे नन्हे हाथों की कलाकारी मौजूद ना हो। वो पहले थोड़ा अजीब फील कर रही थी, सोच रही थी कैसर को क्या हो गया है। क्या वो भूल गए कि वो बड़ी हो गई है, अब इस तरह नहीं बिठा सकता वो उसे। लेकिन बस उसकी बातें सुनने की देर थी। वो सारी हवा ऑकवर्डनेस हवा में गायब हो गई। औरत कितनी भी ज़हीन क्यों ना हो, वो चाहती है उसके नाज उठाए जाएं, उसके नखरे उठाए जाएं, उसे बच्चों की तरह ट्रीट किया जाए, उसका ख्याल किया जाए। और ये ख्वाहिश कभी नहीं मरती, चाहे वो कितनी उम्र रसीदा क्यों ना हो जाए। फिर वो तो सिर्फ 16 साल की लड़की थी। कैसर, मुझे तुमसे इजाज़त चाहिए थी, नायाब ने उसकी स्याह आंखों में झांकते हुए कहा। मुझसे? वो उलझा। भला नायाब को कब से अपने किसी मामले में उसकी इजाज़त की ज़रूरत पड़ गई? हाँ, ज़रिया मुझसे निकाह करना चाहता है, वो आंखों में आंखें डाल बता रही थी, और मुकाबिल में आंखों में आंखें डाल सुन रहा था। और तुम? दो लफ्ज़ी सवाल, मगर वो लड़की नहीं जानती कितना कुछ पोशीदा था सिर्फ इन दो लफ्ज़ों में। एक उम्मीद, एक आस, एक चाहत, एक ख्वाहिश कि बस वो ना कह दे। वो जानता था ऐसा नहीं होना। इकरार पहले पढ़ चुका था उसका एफबी पर, लेकिन इसके बावजूद दिल को कहाँ लेकर जाए जो उम्मीदें बांधना नहीं छोड़ता। मैं भी करना चाहती हूँ। और इस लम्हे कैसर को लगा उसे सांस नहीं आ रहा। उसने फ़ौरन अपनी नज़र झुका ली। तो क्या तुम्हारी इजाज़त? समझू कैसर। कितने लम्हे बीत गए मगर उसने कोई जवाब ही ना दिया, हत्ता कि नज़र तक ना उठाई। नायाब को नहीं समझ आया वो अपने दोनों हाथों की उंगली को एक दूसरे में उलझाकर उन्हें क्यों देखे चला जा रहा है। जब काफ़ी इंतज़ार करने के बावजूद इस नौजवान की जानिब से कोई जवाब ना आया तो नायाब खुद पूछ उठी, एक इजाज़त मुझे भी चाहिए तुमसे। उसने अब जब नज़र उठाई तो आंखें सुर्ख थीं, इस कदर सुर्ख जैसे लहू बह निकलेगा। मुझसे? वो हल्का सा हैरान होकर। कैसर, अब्दुलरहमान को अपने मामलात में उसकी इजाज़त की ज़रूरत कब से पड़ने लगी? हाँ, किंदा मुझसे निकाह करना चाहती है। तुम्हारे नाना और उसके डैड दोनों पीछे पड़े हैं कि अगले महीने ही कर लूँ। तो बोलो, कर लूँ निकाह। वो बहुत संजीदा दिखाई दे रहा था, इसलिए मजाक का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था इस मामले में। मगर कैसर, तुम अपनी ज़िंदगी का इतना पर्सनल सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हो? वो गुड़िया आंखों में उलझापन लिए पूछ रही थी। क्योंकि मेरी बीवी मेरे पास बैठकर मुझसे किसी और मर्द से निकाह का पूछ रही है, तो मुझे लगा मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी उससे अपने लिए किसी दूसरी औरत से निकाह का पूछ लूँ। कैसर इसका इससे संजीदगी व नरमी से देखते हुए कहना था कि नायाब को लगा उसके सर पे किसी ने एटम बम फोड़ा हो। कि क्या जिस शख्स को वो बचपन से अपना मामू मानती हुई बड़ी हुई, अपना महरम, वो अचानक से उसका शौहर निकल आया। महरम तो वो शौहर बन के भी था, खैर उसके पाँव से ज़मीन कैसे ना निकलती। वो फ़ौरन ही टेबल से उतरकर उसे हैरत से फटी फटी आंखों के साथ तकने लगी थी। तुम बीवी हो मेरी, नायाब, भांजी नहीं। कैसर ने अब खड़े होकर उसका सीधा हाथ अपने दोनों हाथों में कैद कर नहायत मोहब्बत से समझाने वाले अंदाज में कहा। वो बखूबी वाकिफ था कि वो शौक में, और उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि वो उसे फ़ौरन ही कबूल कर ले अपने शौहर के रूप में। वो बस उसे समझाना चाहता था कि उनके दरमियान का रिश्ता क्या है। ये कैसे हो सकता है? मैं आपकी बहन की बेटी हूँ। वो नहीं कबूल कर पा रही थी। उसका जहन किसी सूरत कबूल करने के लिए तैयार नहीं था कि कैसर, जिसे वो अपना मामू मानती है, वो असल में उसका शौहर है। ये झटका इतना बड़ा था कि उसके दिमाग के परखचे उड़ गए थे। कबूल करना तो बहुत दूर की बात ठहरा, वो तो अभी तक यही समझ नहीं पा रही थी ये मुमकिन कैसे हो सकता है। वो उसकी माँ का भाई है, फिर उनका निकाह कैसे मुमकिन हो गया? और यही वजह है कि हमारे इस्लाम में लेपालिकों के लिए कुछ असूल रखे गए हैं। जब उन्हें पाला जाए तो भी उनके वालिद के नाम के साथ ही रखा जाए, अपना नाम ना लगाया जाए। नहीं, सगी बहन नहीं है तुम्हारी माँ, मैं ले पालक हूँ। कैसर उसे बहुत तहम्मुल से बता रहा था, जानता जो था कि शौक बड़ा है। बहुत याद है जब मैं तुम्हें यतीम खाने से लेने आया था, मैं निकाह करके आया था जुगनू, तुम्हारे बाप की इजाज़त से हुआ था निकाह। और कैसर का ये इंकशाफ इस लड़की को पत्थर का बना गया था, क्योंकि हमारा साथ हमेशा का है। बाकी सब ट्रेन की बोगी में चढ़ने वाले लोग हैं जिन्हें कहीं ना कहीं उतरना ज़रूर है। वो सिर्फ हम हैं जुगनू, कैसर और नयाब, जिन्हें आखिर तक साथ रहना है, जिनकी मंजिल है कि हमारा साथ सोना गंदी बात नहीं है, क्योंकि हम साथ रहने वाले हैं हमेशा। और अब नयाब को याद आया था, मुकाबिल ने तो बताया था शुरू से ही वो बच्ची थी इसलिए समझ ना सकी। उसका बाल बांधना, वो उसका खाने के लिए चीज़ें लेकर आना, वो उसका प्यार करना, वो उसका अपने साथ सुलाना, वो उसका हर वक्त फिक्रमंद रहना, वो उसका नखरे उठाए रहना, ये सब मामू भांजी के रिश्ते से नहीं था, कभी भी नहीं। ये तो शुरू से उसकी मोहब्बत थी जो वो अपनी बीवी पे उठाया करता था। जब तक भांजी थी तब तक तो यतीम खाने में पड़ी थी।
किसे परवाह थी, वो तो मियाँ बीवी का रिश्ता था जिसने उसे फिर सोने ना दिया उस रात, और वो मजबूर हुआ उसे अपने घर लाने पर, अपनी ज़िंदगी में लाने पर, जिम्मेदारियां उठाने पर। बीवी वाहिद ऐसा रिश्ता है जिसे आप समझ लो तो पूरी दुनिया, पूरी कायनात, और अगर ना समझो तो कुछ नहीं। बात हसासियत की है, बात जज्बातियत की है, बात मिल्कियत की है, बात जिम्मेदारियों की है, बात समझने की है। जो समझ गया उसने पा लिया, जो ना समझा वो पाकर भी खो बैठा। बस इतना सा फलसफा है इस रिश्ते का। जुगनू मैं जानता हूँ ये सब कबूल करना बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए। अभी अभी वो उसके रुखसार पर अपना हाथ रख समझाने वाले अंदाज में बड़ी नरमी से बोल ही रहा था कि वो हाथ छुड़ाकर तेजी से भाग गई। और वो लड़की नहीं जानती उसका यूं भाग जाना कैसर के दिल पर किस कदर गिरा गुजरा था। वो हसीन नौजवान यूं ही खड़ा बस अपना खाली हाथ रखता रह गया था, जिसमें अब उसके नर्म हाथ कैद नहीं थे। बस उसका कमरे से निकल जाना था कि कैसर ने गहरा सांस हवा में खारिज किया, नहायत रंज के साथ अपना सर झटका। वो जानता था इतना आसान नहीं है उसके लिए, मगर क्या भाग जाना मसले का हल था? क्या समझे वो उसके यूं चले जाने को? वो वापस बैठ गया, और इस बार जब वो बैठा तो लगा जैसे बहुत थका हुआ हो, बहुत दूर की मुसाफत तय करके आया हो। अगला सीन 1 साल और 3 महीने बाद पाकिस्तान के शहर कराची में। वो क्लब में बैठा हुआ था, सारे दोस्त उसके इर्द गिर्द डेरा जमाए बैठे थे। सब बहुत लुत्फ ले रहे थे उसकी बातों से कि वो चमकती आंखों वाली लड़की इस प्राइवेट रूम के दरवाजे तक आन पहुंची। तो तुमने नायाब की वो तस्वीरें वायरल की थी पूरे कॉलेज में, इनमें से एक बड़ी हैरत से पूछ रहा था। बिल्कुल वो मैं ही था, और क्या करता इस बला से पीछा छुड़ाने के लिए? कितनी बार बोला मंगनी तोड़ दो, मंगनी तोड़ दो, बस पर सुनी नहीं रही थी। फालतू में मोहब्बत करती है कि रट लगाए बैठी थी। और तुम्हें तो पता है जब घी सीधी उंगली से नहीं निकले तो उंगली टेढ़ी करने पड़ती है यार। अब जब किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी तो खुद ही अपना बेग पैक करके भाग जाएगी लाहौर। अगर वो अपने कानों से ना सुनती तो शायद कभी यकीन ना करती कि उसकी नाजेबा पिक्स लीक करने वाला कोई और नहीं, उसका अपना जरियाब है। इस लम्हे लगा जैसे दिल को किसी ने मुट्ठी में भींच लिया, और इस कदर कर्ब में थी वो लड़की के लगा जैसे दिल फट जाएगा। आंखें मोती बरसाने लगी। एक लड़की के लिए उसकी इज्जत सबसे बढ़कर होती है, इतनी बड़ी कि वो मोहब्बत को भी ठुकरा दे उसके आगे। मजीद उसकी दिल खराश बातें सुनने की हिम्मत नहीं थी इस लड़की में, इसलिए तेजी से कमरे के अंदर दाखिल हुई। वो सामने पहुंची तो पूरा ग्रुप जो लड़का लड़कियों पर मुबनी था उसे देख हक्का बक्का हुआ। वो डायरेक्ट जाकर दरियाब के रूबरू खड़ी हुई। दिल में आग लगी हुई थी मगर लब खामोश थे, जिसे दिल में बड़े ऊंचे मकाम पर बिठाए रखा। आज जब उसे गिरा दिया तो फिर क्या बाकी रह गया और कहने को? दरियाब लम्हा भर के लिए गड़बड़ा गया था उसे अपने सामने पाकर। इतना गिरने की जरूरत नहीं थी तुम्हें, इतना कहते हुए उसने अपनी उंगली से अंगूठी निकालकर उसके मुंह पे दे मारी थी। अनचाही मंगनी से आज जान छूट गई थी उसकी। उससे ज्यादा और क्या चाहिए था इस लड़के को? वो पलट कर जाने ही लगी थी जब सामने से उसे ईर्ष्या आती नजर आई। नया आपके समझ नहीं आया इस लम्हे किसे जिम्मेदार ठहराए अपनी बर्बादी का, इस हादसे को, अपने कौमे में चले जाने को, या दरियाब की याददाश्त चले जाने को, ये ईर्ष्या की उसकी जिंदगी में आकर उसकी जगह ले लेने को? सिर्फ 1 साल वो कौमे में क्या रही, सब बदल गया। जिसे वो अपनी जान कहते हुए थकती नहीं थी, आज वही उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाता फिर रहा था पूरे कॉलेज में। क्या हुआ है नायाब? ईर्ष्या उसकी आंखों में आंसू झलकते देख फौरन ही फिक्रमंदी से पूछ उठी थी। मुबारक हो, तुम कामयाब हो गई। जिंदगी में इतनी अजियत उसे कभी नहीं हुई थी जितनी इस लम्हे हो रही थी। जरियाब सिर्फ मोहब्बत तो ना था, बचपन का दोस्त भी था। वो कैसे कर सकता है उसके साथ ये सब कुछ? याददाश्त गई थी, इंसानियत तो नहीं मरी थी ना। 1 हफ्ते पहले होने वाली पार्टी में जब जरियाब ने उसे जूस ऑफर किया तो उसने ज्यादा न सोचा। भला वो कब से जरियाब पर शक करने लगी, जबकि वो जानती थी वो मंगनी तोड़ना चाहता है, और वो काफी दिनों से उस बात को लेकर बजीद है। मगर ये तो उसके वहमो गुमान में भी नहीं गुजरा था कि वो इस नशे की डोज देगा और फिर उसे हॉस्टल के कमरे में ले जाने के बाद उसकी नशे की हालत में तस्वीरें बनाकर पूरे कॉलेज में वायरल कर देगा। नयाब को इन तस्वीरों के सबब कॉलेज से निकाल दिया गया था। उसका 1 साल पहले ही कौमे में रहने के सबब जाया हो गया था। इतनी मुश्किल से उसने दोबारा पढ़ने की कोशिश की तो अब जरियाब ने उसे कॉलेज से निकलवा दिया। कभी कभार एक हादसा आपकी पूरी जिंदगी बदल के रख देता है। जिस लड़के को पाने की ख्वाहिश में उसने एक बार भी कैसर के मुतालिक नहीं सोचा और उससे तलाक का मुतालबा कर डाला, आज उसी लड़के ने पूरी कॉलेज के सामने उसके किरदार को मशकूक कर दिया था, सवालिया अलामत बना के छोड़ दिया था। नायाब प्लीज मुझे जिम्मेदार मत ठहराओ, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे नहीं पता था तुम्हारे और जरियाब के मुतालिक, मुझे तो बहुत बाद में पता चला जब तुम कॉलेज आई। नायाब ने मजीद कुछ ना कहा और वो सीधी वहां से चल दी। अब कहने के लिए कुछ भी बाकी तो नहीं रह गया था। जब अपना सिक्का खोटा हो तो दूसरों से कैसा गिला? जरियाब, मैंने कहा था ना तुमसे, मैं नहीं चाहती तुम मंगनी तोड़ो। नायाब से अब ईर्षा आकर सबके सामने ही जरियाब पर बरसना शुरू हो गई थी। नायाब कार एक्सीडेंट के बाद कौमे में चली गई थी। डॉक्टर्स का कहना था कि शायद ही अब कभी वो कौमे से बाहर निकल सके। जब जरियाब इस हादसे के बाद होश में आया तो उसकी याददाश्त जा चुकी थी। उसने अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू की जिसमें नायाब अब कहीं भी नहीं थी। मैमूना खातून या जैद ने उसे कभी याद दिलाने की कोशिश भी ना की। जैद के नज़दीक यही अच्छा था कि वो नायाब को भूल जाए। कॉलेज में जब वो इरसा से मिला तो उसकी खूबसूरती की जानिब तेजी से माइल हो गया। दोनों ही पूरे कॉलेज में लव बर्ड्स कहलाने लगे। नायाब को सब भूल गए थे। वो कोई भूली बिसरी चीज़ बन चुकी थी दुनिया की नज़र में। जिसकी वो सबसे बड़ी आशिका थी उसे तो नाम तक याद नहीं था, और ना ही वो नायाब के लिए पहले जैसे कोई जज्बात रखता था। अब सब कुछ सही चल रहा था दरियाब की ज़िंदगी में कि अचानक नायाब को होश आ गया। होश में आते ही सबसे पहला नाम जो उसके लबों पर था वो जरियाब का था, जो कार एक्सीडेंट में उसके साथ था। जब नायाब को पता चला कि जरियाब की तो याददाश्त ही जा चुकी है, उसे वो अब याद नहीं रही, तो वो पूरी तरह टूट गई। लेकिन इसके बावजूद वो हिम्मत नहीं आ रही। उसने अपनी मोहब्बत को दोबारा पाने की कोशिश करना चाहिए। इर्सा कहानी की विलन नहीं बनना चाहती थी। जब से उसे इल्म हुआ नायाब उसकी पुरानी मोहब्बत और मंगेतर है, तब से उसने साफ कह दिया था जरियाब से कि वो इन दोनों के दरमियान कभी नहीं आना चाहेगी, और ना ही वो चाहती है कि उसकी वजह से जरियाब नायाब से मंगनी तोड़ दे।
اس نے وعدہ لیا تھا زریاب سے کہ وہ نیاب کو ایک موقع دے گا، ہو سکتا ہے اس کی یادداشت آ جائے، جیسا نیاب اس محبت کو قائم نہ رکھ سکے جو ان کے درمیان ہے، مگر دل کے کسی کونے میں وہ یہی چاہتی تھی کہ یادداشت آنے کے بعد بھی زریاب اسی کا انتخاب کرے، اسی سے محبت کرے، اور نیاب یہ نہ کہہ سکے کہ یادداشت چلی گئی ہے صرف اس لیے تم سے محبت کر رہے ہے۔ بیبی میں نے نہیں توڑی، اس نے خود توڑی ہے، سب گواہ۔ زریاب فوراً ہی بیچارگی اور معصومیت بھرے چہرے کے ساتھ گویا ہوا۔ زریاب وہ رو رہی تھی، مجھے اچھے سے اندازہ ہے کہ تم نے زبردستی کی ہے اس کے ساتھ، وہ غصے سے کہتی فوراً ہی پلٹ کر چل دی۔ زریاب اسے منانے کے لیے تیزی سے آگے بڑھا، مگر وہ اس کی ایک سننے کے لیے تیار نہ تھی۔ نیاب باہر ہی بیٹھ کے رو رہی تھی جب وہ دونوں لڑتے ہوئے اس کے سامنے پہنچے۔ اسے دیکھتے ہی زریاب کا خون کھول اٹھا، اسے رونا دھونا کرنا ہی ہے تو اپنے کمرے میں جا کر کرے، یہاں کیوں بیٹھ کر تماشا دکھا رہی ہے؟ ارسا کو وہ دل کوڑا، جبکہ وہ خوبصورت دوشیزہ ان دونوں کو دیکھتے ہی اپنے آنسوؤں کو بے دردی سے ہاتھ کی پشت سے رگڑتی جانے کی نیت سے کھڑی ہوئی۔ اسی لمحے عبدالکریم دوسرے پرائیویٹ روم سے نکل کر باہر سگریٹ پھونکنے آیا تھا۔ وہ سینئر تھا ان تینوں کا، جیسے ہی اس نے نیاب کو روتے ہوئے دیکھا فوراً ہی ان کی جانب چلا آیا۔ عبدالکریم کالج کا سب سے پاپولر اور خوبصورت لڑکا تھا، تعلیم کے حوالے سے نیاب اور اس کی کافی بنا کرتی، لیکن جب سے تصویریں وائرل ہوئی تھی اس کے باعث سے نیاب نے اس سے بات نہیں کی تھی۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ وہ اپنی شرمندگی کے سبب کمرے سے نہیں نکل رہی، مگر وجہ شرمندگی کبھی نہ تھی، وجہ تو صرف دکھ اور رنج تھا جو زریاب کی بے وفائی اور دھوکے نے دیا۔ وہ ٹوٹ گئی تھی اندر تک۔ آج تک جو کچھ سہا کیا وہ کم تھا جو زریاب کا یہ روپ دیکھنے کو ملا؟ نیاب، عبدالکریم فوراً ہی اس کی جانب آیا۔ نیاب سوری، اگر زریاب نے تمہارے ساتھ کچھ غلط کیا ہے تو اس کے لیے میں معافی مانگتی ہوں۔ ارسا خاصا شرمندہ سی ہو کر نیاب کے سامنے آ کر معافی مانگ رہی تھی، جسے دیکھ زریاب کو مزید تپ چڑھی۔ اس کے نزدیک نیاب دانستہ طور پر ارسا کے سامنے رونے دھونے مچا رہی تھی۔ تم معافی مت مانگو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ نیاب کو تو لمحہ بھر کے لیے یقین نہ آیا، یہ وہی زریاب ہے جسے وہ بچپن سے جانتی ہے۔ کس قدر ڈٹائی سے وہ جھوٹ بول رہا تھا اس کے سامنے کھڑے ہو کر۔ وہ ارسا کو نیاب سے معافی مانگنے دینے کے لیے تیار نہیں تھا کسی صورت۔ غلطی نیاب کی تھی تو ارسا معافی کیوں مانگے؟ وہ بے وقوف لڑکی اس کے پیچھے پڑی ہے، جبکہ وہ ہزاروں بار کہہ چکا ہے کہ اسے اپنے ماضی میں کوئی دلچسپی نہیں، وہ اپنے حال میں بہت خوش ہے۔ تو کیا وہ تم نہیں تھے جو ابھی اندر بیٹھ کر اپنے سارے دوستوں کے سامنے اقرار کر رہے تھے کہ میری تصویریں تم نے وائرل کی ہیں؟ نیاب فوراً ہی آگے آ کر شہادت کی انگلی ٹھوکتے ہوئے استفسار کر رہی تھی۔ اس کی بھوری آنکھوں سے آگ کے شعلے نکلتے معلوم ہو رہے تھے۔ وہ تصویریں تم نے وائرل کی ہیں؟ ارسا کو جیسے بری طرح شوق لگا اور وہ زریاب کی جانب دیکھ بے یقینی کے عالم میں پوچھ رہی تھی، نہیں جھوٹ بول رہی ہے یہ بیبی؟ زریاب مکر گیا تھا ارسا کی آنکھوں میں اٹھنے والے سوالات کو دیکھتے ہی، وہ اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ زریاب کی بات سنتے ہی اس لڑکی کی بری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس نے بے یقینی اور کرب کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ پلٹ سوال کیا، ہاں تم جھوٹ بول رہی ہو، تم صرف ارسا کو مجھ سے بدزن کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ نیاب، اس سے زیادہ جھوٹا، ڈھیٹ اور بے غیرت آدمی نیاب نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ اسے لگا اس کے دل پہ کوئی خنجر گھونپ رہا ہو، اتنی شدید اذیت کہ نیاب کو لگ رہا تھا اس کے دل سے خون نکلنے لگا ہو۔ ہٹو تم۔ نیاب، آئی ایم سوری۔ ارسا نیاب کی آنکھوں میں جھلکتا کرب اور اذیت و رنج دیکھ سکتی تھی، اور وہ یہ بھی بخوبی جانتی تھی کہ زریاب بس نیاب سے کسی طرح جان چھڑانے کے پیچھے تلا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی غلطی کی معافی مانگنے وہ خود آگے آئی زریاب کو ہٹا کر۔ مجھے نہیں چاہیے تمہاری معافی، نیاب چیخی۔ اس کے جذبات بآسانی تغیرات کا شکار نہیں ہوا کرتے تھے، لیکن جو کچھ اس کے ساتھ زریاب نے کیا، اس کے بعد وہ کیسے نارمل رہ سکتی تھی؟ چیخو مت میری گرل فرینڈ پر۔ زریاب اس کے چیخنے پر آگ بگولا ہو کر آگے آیا اور بغیر پرواہ کیے کہ اسے لگ سکتی ہے اس کا بازو پکڑ کر پیچھے کی جانب دھکا دیا۔ نیاب، عبدالکریم فوراً ہی چیختا ہوا غصے سے بھپر کر زریاب پر حملہ کرنے چلا آیا تھا کہ اس کی ہمت کیسے ہوئی ایک لڑکی کو اس طرح دھکا دینے کی؟ نیاب اس کے اچانک دھکا دینے پر اپنا بیلنس برقرار نہ رکھ سکی تھی اور قریب کے فوارے میں جا گری۔ اس کی تھوڑی فوارے کے نیچے دیوار سے ٹکرائی اور اس میں سے خون رسنے لگا، ساتھ ہی اس کے پورے کپڑے گیلے ہو گئے تھے۔ یہ تو اچھا ہے کہ وہ موٹی بلیک شرٹ اور ڈارک بلو جینس پہنی ہوئی تھی، ورنہ یقیناً اس کے کپڑوں نے ٹرانسپیرنٹ ہو جانا تھا۔ وہ خود کو سنبھالتی ہوئی ابھی اٹھنے ہی لگی تھی جب فوارے کے قریب ہی ایک گاڑی آ کر رکی۔ اس میں سے تیزی سے ایک شخص نکلا، جگنو۔ وہ بھاگتا ہوا اس کی جانب آیا۔ نیاب اسے تیزی سے اپنی جانب آتا دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے کو اس پانی میں تھی، مگر وہ پانی میں نہیں تھی، اب وہ کہیں بہت دور یادوں میں نکل گئی تھی، ماضی۔ وہ اسی رات کیسر کے گھر سے نکل کر واپس ہاسٹل پہنچ گئی تھی حفصہ کو لے کر۔ کیسر مسلسل کالز کرتا رہا، میسیجز کرتا رہا، مگر اس نے تو نہ پڑھے اور نہ ہی جواب دینے کی کوئی زحمت کی، اور اس نے ہمیشہ کیسر کو صرف اپنے ماموں کے روپ میں دیکھا تھا اور اسی رشتے کے اعتبار سے محبت اور عزت کرتی رہی۔ شوہر والا روپ اس نے کبھی نہ دیکھا، یہ نہ تصور کیا اور نہ ہی قبول کر پا رہی تھی۔ جگنو، کم از کم مجھ سے بات تو کر لو۔ کیسر کے آخری جملے اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ کیسر، میں نے ڈیورس پیپر سائن کر دیے، تم بھی کر دو، میں کل منگنی کر رہی ہوں، پلیز مجھے میری آزادی تحفے میں دے دو۔ اپنے روٹھے و سخت لفظ وہ آج تک بھول نہیں سکی تھی جو اس نے فون پر ادا کیے تھے۔ حال اس نے کیسر کو ایک موقع تک نہیں دیا تھا، اس کے باوجود وہ آج بھی بھاگتے ہوئے اس کی جانب آ رہا تھا، جگنو جگنو کرتے ہوئے۔ وہ اٹھنا بھول بیٹھی، وہ تو بس اس گرے پینٹ کوٹ میں ملبوس نوجوان کو دیکھ رہی تھی جو اس تک آن پہنچا تھا۔ جگنو اٹھو۔ اس نے فوراً ہی نیاب کے دونوں بازو پکڑ کر نرمی سے اسے اٹھایا۔ اس کی تھوڑی کے حصے کا گوشت پھٹ گیا تھا جس سے خون نکل رہا تھا تیزی سے۔ کیسر نے اجلت سے اپنے کوٹ کی جیب سے رومال نکال کر اس کی تھوڑی پہ لگایا تاکہ خون رکے۔ انکل کیسر، عبدالکریم اور اس کی لڑائی ابھی چلی رہی تھی جب کیسر کو دیکھتے ہی وہ بالکل ساکت ہو گیا خوف کی شدت سے، اور یہی وہ وقت تھا جب عبدالکریم کو موقع ملا تھا اپنا مکہ اس کے منہ پہ جڑ دینے کا۔ زریاب کے منہ سے خون نکلنے لگا تھا لیکن اس نے جوابی کارروائی نہیں کی۔
वो अब सिर्फ कैसर की जानिब देख रहा था, जो नायाब को फौरन ही अपना कोट उतार कर पहनाता हुआ नजर आ रहा था। और कैसर अब्दुर्रहमान यूसुफ को कौन नहीं जानता था। आज के दौर में वो चढ़ता हुआ सूरज था जिसे दुनिया सलाम करती थी झुककर। तुम्हारी हिम्मत भी अभी नायाब को उठाने के बाद कैसर ने भपकर दानिस्ता दांत पीसते हुए जरियाब की जानिब कहर भरी निगाह की ही थी कि नायाब ने फौरन ही उसकी चौड़ी मर्दाना कलाई थाम ली। क्या वो नहीं जानती थी कि कैसर के लिए एक मिनट भी बहुत है जरियाब को जमीन की धूल चटाने के लिए। छोड़ दो उसे कैसर, आज तक बहुत कुछ किया था जरियाब ने उसके लिए, आज उसकी बारी थी, वो कैसे पीछे हट जाती। उसने कैसर के कहर से उसे बचा लिया, उसके नजदीक वो कर्ज उतार रही थी उसकी मोहब्बतों का। कैसर ने मुट्ठियां भींच ली मगर फिर एक लफ्ज ना कहा। चलो, आंखों ही आंखों में जरियाब को वार्निंग देते वो अपने जुगनू की जानिब पलटा। और बस इस लड़की का मुरझाया हुआ चेहरा देखना था कि वो गुस्सा, वो कहर, वो गजब सब कुछ ठंडा पड़ गया और इनसे आंखों में नरमी उतर आई। उसका हाथ कलाई से हटाकर अपने हाथ में थामा। वो अभी उस अंदाज में कि उंगलियों से उंगलियां उलझ गईं। पूरे रास्ते नायाब ने एक बार भी उसकी जानिब नहीं देखा। मेरा हॉस्टल लेफ्ट साइड है। उसने गाड़ी को जब गलत टर्न होते देखा तो तेजी से बोल उठी। वो दोनों बैक पैसेंजर सीट पर बैठे हुए थे, दोनों के दरमियान काफी फासला था। हम अस्पताल जा रहे हैं। उसने भी नायाब की जानिब नहीं देखा था, एक बार भी नहीं। बात भी ऐसे की जैसे ऐलान कर रहा हो फकत। मगर मैं ठीक हूँ, अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है, वो आहिस्तगी से एहतजाजन बोली। मगर वहां कौन सुन रहा था उसकी। लगा जैसे उसकी आवाज हवा में गायब हो गई हो। कुछ देर बाद वो दोनों अस्पताल में थे। इस खूबसूरत गुड़िया की थोड़ी पर पट्टी बांधी गई। वो अब दोबारा जब गाड़ी में आकर बैठे तब भी कैसर ने उसकी जानिब नहीं देखा। छोटे मास्टर कहाँ चल रहे हैं, ड्राइवर के इस्तफसार करते ही अभी नायाब कहती कि हॉस्टल चलो, इससे कबल ही कैसर गोया हुआ मेरे घर। मगर अभी वो एहतजाज करने के लिए उसकी जानिब मुड़ी ही थी कि उसने देखा कि कैसर तो नो नोटिस का बोर्ड लगाए बैठा है। वो समझ चुकी थी वो कुछ भी बोले मुकाबिल ने उसकी नहीं सुननी। इसलिए बोलकर लफ्जों को जाया करने से कहीं बेहतर उसे भरम कायम रखने लगा। और कैसर अपना घर आज भी इसी को कहता था जहां वो अपने जुगनू को लेकर आया था पहली बार। गाड़ी जब मेन दरवाजे से दाखिल हुई तो अनगिनत तल्ख यादें थी जो नायाब के जहन में चलना शुरू हो चुकी थी। कैसे वो भूख से निढालती, कैसे उसका बिल्ली का बच्चा उसके बेग में था जिसे वो बार बार दिलासा दे रही थी कि बस थोड़ी सी देर और फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। कैसे वो दरवाजे से गुजरी थी, कैसे वो दरवाजे से निकलकर भागी थी इस रात। गाड़ी पोर्च में आकर रुकी तो उस लड़की का दिल ना किया गाड़ी से उतरने का। माना आज वो घर बहुत रोशन था, बाहर से ही रोशनियां चमकती हुई नजर आ रही थी। पूरा गार्डन रोशन था, स्विमिंग पूल का हिस्सा रोशन था, लेकिन उसे उसे तो वो तारीकी ही याद थी जो वो आखिरी बार यहाँ देख कर गई थी तकरीबन 11 साल पहले। यहाँ से भागते वक्त उसने कभी नहीं सोचा था कि वो दोबारा यहाँ कभी आएगी, वो भी कैसर अब्दुर्रहमान के साथ। छोटी बीबी, छोटे मास्टर अंदर जा चुके हैं। वो गाड़ी में बैठी बैठी थी कि जब ड्राइवर गाड़ी का डोर खोले खड़ा था। जब देखा कि वो तो अपनी ही दुनिया में खोई है तो आहिस्तगी के साथ आवाज लगाकर अपनी जानिब मतवजा किया। इस आवाज ने जैसे वापस उसे हवासों में लौटाया था। वो आहिस्तगी से इस बात में सर हिलाती गाड़ी से उतरी। जब वो लाउंज में पहुंची तो अपनी सालों पुरानी चीखें उसके कानों में गूंजने लगी। वो फिर एक लम्हा ना रुकी, वहां तेजी से सीढ़ियां चढ़ती हुई अपने कमरे की जानिब दौड़ी। कमरे में दाखिल होते ही उसने दरवाजा पीछे बंद कर दिया और फिर उससे लगकर गहरे गहरे सांस भरने लगी। रिलैक्स नायाब, सब ठीक है, तुम ठीक हो, वो खुद को इत्मीनान दिलाती बेड पर आ बैठी थी। उसके कपड़े अब सूख चुके थे। कैसर का कोट उतारकर उसने बेड पर लापरवाही से डाल दिया और खुद बेजान गुड़िया की मानिंद बेड पर गिर गई। कुछ इस तरह के उसके पाँव नीचे लटक रहे थे। वो इस वक्त कुछ भी याद नहीं करना चाहती थी, इसलिए आंखें मूंद ली। अभी आंखें मूंदे 2 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि उस पे पानी की बूंदें पड़ने लगी। उसने फौरन ही आंखें खोलकर देखा था और जो मंजर आंखों के सामने था वो निहायत ही दिलकश था। वो हसीन नौजवान वाइट टॉवल लोअर पार्ट पे बांधे दूसरी टॉवल से बाल सुखाता हुआ उसके पास ही आकर खड़ा हुआ। उसके स्याह सिल्की गीले बाल बहुत हसीन मंजर पेश कर रहे थे देखने में। ओह सॉरी, मैं नहीं जानता था तुम यहाँ। और फिर अचानक ही उसे खुद पर किसी की निगाहों की तपिश महसूस हुई। जैसे ही उसने बेड के जानिब निगाह की, नायाब को पाकर फौरन ही मारे शर्मिंदगी के तेजी से अलमारी की जानिब बढ़ा कपड़े पहनने की नीयत से। वो बहुत उजलत के साथ ब्लैक टी शर्ट पहनता हुआ नजर आ रहा था। क्या ये वो शख्स नहीं था जो उसके सामने हाफ पैंट में घूमा करता था सिर्फ। नायाब भी फौरन ही हड़बड़ाकर उठी और वो लड़की जो कभी उसकी बाहों के हिसार में सोया करती थी आज सिर्फ उसके साथ एक कमरे में होने पर ऑकवर्डनेस का शिकार हो रही थी। कहने को वो दोनों एक कमरे में थे मगर मीलों का फासला था दोनों के दरमियान आज भी। और सबसे बढ़कर अब कैसर की जानिब से एक अजनबियत की दीवार हाइल थी। शर्ट पहनने के बाद वो ब्लैक ट्राउजर अपने हाथ में लिए बाहर की जानिब जाने लगा। उसने कुछ कहा नहीं था मगर नायाब जानती थी वो कमरा छोड़कर जा रहा है उसके लिए। हमारा साथ सोना गंदी बात नहीं है क्योंकि हम साथ रहने वाले हैं हमेशा। और जब कैसर दरवाजे की जानिब बढ़ रहा था तो वो हसीन लड़की उसकी पुश को तकते हुए बेख्तियार उसके कई जुमले याद करने लगी। कहने को बहुत सादा से जुमले थे मगर कितने मायने खेज वो आज समझी थी। कैसर, इसको नरमी से आवाज देते ही कैसर के कदम अपनी जगह मुंजमद हुए मगर उसने पीछे पलट कर नहीं देखा। तुमने डिवोर्स पेपर साइन नहीं किए थे ना। अपनी तरफ से तो इसने पेपर साइन करके भेज दिए थे मगर कैसर की जानिब का मामला उसे आज भी नहीं मालूम। पता नहीं क्यों नहीं का लफ्ज इस्तेमाल किया। चाहती तो डायरेक्ट पूछती कि तुमने डिवोर्स पेपर साइन कर दिए। ये जो नहीं का लफ्ज था ना, ये उस पूरे जुमले में उम्मीद को जगह दे रहा था। जुमले में चाहत जाहिर नहीं हुई, उम्मीद जाहिर हुई। मुकाबिल ने कोई जवाब ना दिया। वो दरवाजा खुलकर बाहर निकल गया था। नहीं जानती जवाब हाँ था या ना।
اور نہ ہی وہ اس متعلق خود کی کوئی رائے قائم کرنا چاہتی تھی. اس وقت میرے خیال سے جواب نہ ہی ہوگا، تبھی تو وہ کیسر کے پاس ہے. خیر بہرحال آپ لوگ بتائیے گا آپ لوگوں کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی، اور اچھے سے کمنٹس لازمی کریے گا. تو ملتے ہیں ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں. جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.